बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ा। आर्थिक नियोजन की कुछ परिभाषाओं को हमने देखा। हमने आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषताओं को भी जाना। साथ ही साथ हमने नियोजन का महत्व, लाभ अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क भी पढ़े। आज के लेक्चर में हम आर्थिक नियोजन के संभावित दोष, सीमाएं अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क, प्रोबेबल लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर्थिक नियोजन के संभावित दोष, सीमाएं, हानियां अथवा नियोजित अर्थव्यवस्था के विपक्ष में तर्क। यद्यपि नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास, स्थायित्व व सामाजिक न्याय के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है, फिर भी उसमें कुछ दोष संभावित हैं और इन दोषों के कारण पूंजीवाद के समर्थक आर्थिक नियोजन की कटु आलोचना करते हैं। प्रोफेसर हैयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति रोड टू सेल्फडम में आर्थिक नियोजन को दास्ता का मार्ग कहा, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, अधिकारी तंत्र, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार व आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण होता है। मूल्य यंत्र के अभाव में साधनों का वितरण ठीक प्रकार से न होने से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। नियोजन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक निर्णय केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। इससे निजी व्यक्तियों के उपभोग, उत्पादन व व्यवसाय की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर हैयक ने आर्थिक नियोजन को दास्ता का मार्ग कहा है। प्लानिंग इज रोड टू सेल्फडम। यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है। नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता सामाजिक हित में नियंत्रित होती है। रूस जैसी साम्यवादी नियोजित व्यवस्था में भी लोगों की उपभोग व व्यावसायिक अभिरुचियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते थे। प्रजातंत्रीय नियोजन में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता काफ़ी होती है। श्रीमती बारबारा वुटन के शब्दों में, जहाँ तक स्वाधीनता का संबंध है, आर्थिक नियोजन का औचित्य यही है कि आर्थिक प्राथमिकताओं के सामूहिक एवं जानबूझकर लिए गए निर्णयों द्वारा हमारी निराशाएं कम होती हैं, स्वाधीनता बढ़ती है और जो हम करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त अवसर बढ़ते हैं। पूंजीवाद की तथाकथित स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता आर्थिक असमानता की दशा में केवल सुखद स्वप्न है, क्योंकि काम चुनने की स्वतंत्रता होती है पर काम नहीं मिलता, और उपभोग की स्वतंत्रता होती है पर निर्धनों के पास क्रय शक्ति नहीं होती। अतः नियोजन में स्वतंत्रता का सीमित हनन पूंजीवाद की बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक पिछड़ापन व निर्धनता से कहीं अधिक अच्छा है। नियोजित अर्थव्यवस्था एक अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था है। मॉडल्ड इकोनॉमी। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक नियोजन के अंतर्गत स्वतंत्र मूल्य तंत्र, फ्री प्राइस मैकेनिज्म के स्थान पर कृत्रिम मूल्य प्रणाली मनमाने ढंग से निश्चित की जाती है। अतः स्वतंत्र मूल्य तंत्र के अभाव में वितरण व उत्पादन संबंधी निर्णय अविवेकपूर्ण होते हैं, जिससे साधनों व उत्पादन की वितरण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और समूची अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्तता के दलदल में फंस जाती है। यह आलोचना भी अव्यावहारिक है एवं सत्यता से काफ़ी परे है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हितों के अनुरूप कृत्रिम मूल्य प्रणाली साधनों का उत्पादन व समुचित वितरण कर देश को व्यापार चक्रों के दुष्प्रभावों से बचाती है और ऐसी अर्थव्यवस्था गड़बड़ियों से मुक्त हो जाती है। तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्रमुख आर्थिक निर्णय केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिए जाते हैं।
अतः सरकार के पास राजनैतिक सत्ता के साथ साथ आर्थिक सत्ता का भी केंद्रीयकरण हो जाता है और इससे सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नियोजन के अंतर्गत देश में सरकार ही सर्वे सर्वा और सर्वशक्तिमान हो जाती है, जैसा चीन, रूस व अन्य साम्यवादी देशों में दृष्टिगोचर होता है। यह आरोप प्रजातांत्रिक नियोजन प्रणाली में सही नहीं उतरता, क्योंकि वहाँ नियोजन जनता द्वारा जनता के लिए एवं जनता की इच्छानुरूप होता है, अतः तानाशाही नहीं पनपती। अधिकारी तंत्र एवं लाल फीताशाही का भय, डेंजर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म। नियोजित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय नियोजन सत्ता के सरकारी अधिकारियों की इच्छा और आदेशों के अनुसार होता है, अतः सरकारी अधिकारियों के बाहुल्य में अधिकारी तंत्र पनपता है और निर्णयों में विलंब से लाल फीताशाही का बोलबाला बढ़ता है। यह नियोजित भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं स्पष्ट है। वैसे यह दोष नियोजन का नहीं वरन प्रशासनिक अकुशलता एवं सरकार की ढीली ढाली नीति का होता है। भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को बढ़ावा। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता का केंद्रीयकरण कर लेती है। उससे सरकारी एवं कर्मचारी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता उसे पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है। पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द मैन एब्सोल्यूटली। यह कहावत सत्ता के केंद्रीयकरण के कारण शासकों, अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी चरितार्थ होती है। जैसा हम भारत के हर क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार व सत्ता के केंद्रीयकरण से अकुशलता को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि लाल फीताशाही और अधिकारी तंत्र में विलंब, अकुशलता व भ्रष्टाचार पनपता है। सही मायने में यह आर्थिक नियोजन के दोष नहीं वरन शासन पद्धति व प्रशासनिक व्यवस्था के दोष हैं। आवश्यक उत्प्रेरणाओं अर्थात इंसेंटिव्स का अभाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ का जादू निजी साहस को प्रेरणा देता है, पर नियोजित अर्थव्यवस्था में निजी लाभ के तत्व का नितांत अभाव होने से वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों व श्रमिकों में नए साहस की प्रेरणा नहीं होती। परिणाम स्वरूप नियोजित अर्थव्यवस्था में अधिक परिश्रम, साहसी भावना व आविष्कार की योग्यताओं में शनह हास होता है। इसी कमी को दृष्टिगत रखते हुए आजकल नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में भी पारितोषिक, पदोन्नति व राष्ट्रीय सम्मान तथा अन्य मौद्रिक एवं अमौद्रिक उत्प्रेरणाओं द्वारा श्रमिकों की कार्यक्षमता, योग्यता व साहसी भावना को बढ़ावा दिया जाता है। विशाल जनशक्ति का उत्पादन में प्रत्यक्ष योग नहीं मिलता। प्रोफेसर लुईस के अनुसार योजना बनाने, उसके विस्तृत विवरण तैयार करने, योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा उनके मूल्यांकन के लिए केंद्रीय नियोजन सत्ता को विशाल संख्या में विशेषज्ञों, अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में योगदान नहीं करती, अतः अर्थव्यवस्था में विशाल जनशक्ति का अपव्यय है, जबकि अनियोजित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र मूल्य प्रणाली समूची अर्थव्यवस्था को स्वयं संचालित बनाकर इस विशाल मानव शक्ति के अपव्यय को रोकती है। यह तर्क भी भ्रमात्मक है, क्योंकि नियोजन में संलग्न कार्यकर्ताओं की विशाल संख्या साधनों के दूरदर्शितापूर्ण एवं विवेकशील उपयोग व वितरण से उस अपव्यय को बचा देती है जो पूंजीवादी स्वचालित अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों, बेकारी, भुखमरी व साधनों के दुरुपयोग से उत्पन्न होता है। दीर्घकालीन नियोजन खतरनाक हो सकता है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में दीर्घकालीन योजनाओं में अल्पकालीन योजनाओं का समावेश कर विकास का मार्ग निश्चित किया जाता है, पर भविष्य में अनिश्चितताओं और तीव्र गति से बदलती परिस्थितियों के कारण उद्देश्यों व तरीकों में अंतर आ सकता है। अतः दीर्घकालीन नियोजन निरर्थक एवं हानिकारक हो सकता है। यह आलोचना भी निरर्थक है, क्योंकि नियोजन में पर्याप्त लोचता व संसाधनों में संशोधनों की व्यवस्था से इस खतरे से मुक्ति मिल जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की संभावना। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार विश्व के अनेक देशों द्वारा राष्ट्रीय नियोजन अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, पूंजी तथा श्रम की गतिशीलता में बाधा तथा आर्थिक क्षेत्र में शक्ति परीक्षण से अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य एवं संघर्ष का जन्म होता है, जो किसी भी समय युद्ध की चिंगारी भड़काकर विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह तर्क भी निराधार है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष आर्थिक नियोजन से नहीं वरन उग्र राष्ट्रवाद से उत्पन्न होता है। यह अनियोजित अर्थव्यवस्था में भी संभव है। राजनीतिक अस्थिरता का भय। आर्थिक नियोजन प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होता है और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन के साथ ही आधारभूत नीतियों में भी परिवर्तन होने से अनेक पुराने कार्यक्रमों को बंद कर अनेक नवीन आधारभूत नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। अतः नियोजन में अस्थिरता का भय व्याप्त रहता है। प्रोफेसर जैक्स के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में दीर्घकालीन औद्योगिक परियोजनाएं नहीं पनप सकती। इस दोष का निराकरण सभी राजनीतिक दलों में नियोजन के प्रति सामूहिक सहमति व सद्भावना से संभव है। संक्रमण काल में अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त व जनता में असंतोष। आर्थिक नियोजन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, पर जब प्राकृतिक विपदा, युद्ध, अकाल, बाढ़ या अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण नियोजन के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते, जबकि जन आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जन विरोध व असंतोष बढ़ता है। जैसे 1974-75 में भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक अस्थिरता के ऐसे कुचक्र में फंस गई कि जन आंदोलनों का तांता लग गया और इस असंतोष ने हिंसा, आगजनी, लूटपाट का विध्वंसक मार्ग अपना लिया, जिससे आर्थिक विकास व व्यवस्था के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो गई। नियोजन के पक्ष एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों के विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक नियोजन आधुनिक युग की समस्त समस्याओं के निराकरण तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए अचूक रामबाण औषधि है। आज पूंजीवादी राष्ट्र भी आर्थिक नियोजन द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं के हल में प्रयत्नशील है। आर्थिक नियोजन के संभावित दोषों का निराकरण नियंत्रित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियोजन में लोचता, कुशल संचालन व राजनीतिक स्थिरता में निहित है। अब नियोजन सभी अर्थव्यवस्थाओं का राष्ट्र धर्म बन गया है। आर्थिक नियोजन के लिए कोई विवाद नहीं, विवाद है तो केवल उसके स्वरूप पर। इसी कारण पेगु ने लिखा है, यदि समाजवादी केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली को प्रभावपूर्ण ढंग से संगठित किया जाए तो यह वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली से कई बातों में श्रेष्ठ होगी। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता स्पष्ट है। तो आज के लेक्चर में हमने आर्थिक नियोजन की जो सीमाएं हैं या उसके विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों यथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, अस्तव्यस्त अर्थव्यवस्था, तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार, अधिकारी तंत्र एवं लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार एवं अकुशलता, उत्प्रेरणाओं का अभाव, जनशक्ति का प्रत्यक्ष सहयोग नहीं, दीर्घकालीन नियोजन खतरनाक, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, राजनैतिक अस्थिरता, जनता में असंतोष आदि कुछ बिंदुओं पर चर्चा करी तथा साथ ही साथ हमने यह जाना कि नियोजित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से इन तर्कों को खारिज करती है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।